हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम जो है वो इटालियन स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करेंगे। ए टू जी सारा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने बहुत जगह और बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि रीजनल स्कॉलरशिप है, इटली में रीजनल स्कॉलरशिप मिलती है। तो रीजनल स्कॉलरशिप जो होती है ना, वो असल में इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। तो ये स्कॉलरशिप जो होती है वो आपको इटालियन सरकार जो है उसकी तरफ से मिलती है। ये आपको मिलती किस तरह से, ये ऐसा नहीं होता कि आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आप सिंपली स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो वो आपको ऐसे पैसे उठा के दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो रीजनल स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ये एक ही चीज़ है, या इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एक ही चीज़ है। ये स्कॉलरशिप जो है वो आपको आपकी फैमिली की इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से मिलती है। डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी अमीर है, कितनी गरीब है, आसान अल्फाज में। तो उस हिसाब से आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होता है, देखो अब आपकी फैमिली है, फैमिली में आपके फादर, आपकी मदर या जो भी सिबलिंग्स हैं, लेट्स से आपका कोई ना कोई स्पॉन्सर है, आपके फादर आपके स्पॉन्सर हैं, तो उनकी जो है इनकम है कितनी है और उनके नाम पर एसेट्स कितने हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इवेलुएट होती हैं और फिर उसके बाद आपका कोई ईज़ी वैल्यू बनता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कब करते हो? तो सबसे पहले देखो, इटली में स्कॉलरशिप का जो भी मसला है, जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, पूरे इटली में, पूरी कंट्री में ना सेम सिचुएशन नहीं है। सेम सिचुएशन मतलब अलग अलग रीजन्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसी तरह अलग अलग रीजन है। तो हर रीजन की अलग अलग स्कॉलरशिप होती है और हर रीजन की रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है। सो नॉर्मली जो स्कॉलरशिप्स खुलती हैं वो जून या जुलाई में ओपन होती हैं और वो अगस्त या सितंबर तक चलती रहती हैं। इसी तरह जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ के आप रीजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो है आप एप्लीकेशन पढ़ो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। नॉर्मली इस डेट्स में वो ओपन होता है। आपने अप्लाई कैसे करना होता है? अप्लाई का बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसान है। वो आपने सिंपली ये करना है कि उनकी वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही कॉल्स ओपन होती हैं आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके आपने सिर्फ अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। आपकी जो भी डिटेल्स हैं, आपके स्पॉन्सर की जो भी डिटेल्स हैं, वो आपने वहाँ फिल करनी है और एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अब स्पॉन्सर की डिटेल्स क्या हैं? देखो, मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी फॉर एग्जांपल आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगे हो या जिस भी रीजन में अप्लाई करने लगे हो, तो उसकी पिछले साल की कोई ना कोई कॉल तो होगी ना, पिछले साल भी उन्होंने स्कॉलरशिप दी होगी। तो आप पिछले साल की कॉल पढ़ो और उसमें देखो कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी। तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। और डॉक्यूमेंट्स मतलब अभी मैं डिस्कस करूँगा कौन से डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लो और उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो भी आपकी डिटेल है, आपकी स्पॉन्सर की डिटेल आप वहाँ पुट करो और एप्लीकेशन जो है सबमिट करो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद फिर आप जो है फर्दर आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ते हैं या डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए तो उनमें 3 जो हैं वो बहुत बेसिक और मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला जो है वो आपका एफआरसी है, जिसे आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हो। तो ये प्रूव होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कौन हैं, कौन-कौन आपकी फैमिली में है। और ये आपको मिलेगा नादरा की वेबसाइट पे। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आपको विद इन एन आवर या हाफ एन आवर आपको बन के मिल जाता है। तो उसके बाद जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट है। आपका मतलब आपके स्पॉन्सर का इनकम सर्टिफिकेट है। अभी इनकम सर्टिफिकेट बनेगा कहाँ से? देखो, अगर आपका जो भी स्पॉन्सर है, चाहे वो वीज़ा के लिए हो, चाहे वो स्कॉलरशिप के लिए हो, उसका एफबीआर में रजिस्टर्ड होना लाज़मी है। वो बंदा टैक्स पेयर होना लाज़मी है, उसका टैक्स पेयर होना लाज़मी है। सो अगर वो टैक्स पेयर है तो एफबीआर से मतलब उसका टैक्स पे होता है, तो आप एफबीआर के ऑफ़िस जा सकते हो। मतलब आपके पास, घर के पास का जहाँ भी ऑफ़िस होगा, आप वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ये बंदा है, इसके इसके ये टैक्स रिटर्न्स हैं, ये टैक्स फाइलर है, सो प्लीज़ आप इस ईयर का जो है इनकम सर्टिफिकेट बना के मुझे दो। अब इनकम सर्टिफिकेट में भी डिपेंड करता है कि इनकम आपको कौन से ईयर की चाहिए। समझाने के लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप मिलती है वो एर्गो स्कॉलरशिप कहते हैं उसे। तो अब उस यूनिवर्सिटी में जो है ना, आपको इनकम जो है अभी 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 जो आप अप्लाई करोगे 2024-25 के लिए करोगे, तो एर्गो को 2023 का चाहिए, जस्ट 1 साल पिछला चाहिए। और कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं वो 1 साल पीछे का नहीं, उससे पिछले साल का, जैसे कि आप 24 में अप्लाई करोगे तो उनको 22 का चाहिए। तो ये आप कॉल पढ़ लो कि आपको किस साल का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए और आप उसी साल का एफबीआर से जाके बनवा सकते हो। तीसरी चीज़ आती है कि आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आप ये मेंशन करता है कि आपके स्पॉन्सर की या आपकी फैमिली की कितनी प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसको वो कहते हैं नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। देखो, नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता।
प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है। अगर आप किसी को भी बोलते सुनो ना कि नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, तो उसको बोलो भाई नो प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है। चलो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं उसको कहूँगा कि नो प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसको नो प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान होते हैं कि यार हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको शो कराएंगे तो हमारी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। देखो, अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आप देखो कि वो प्रॉपर्टी कितनी वर्थ की है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं मिस कर गया। अगर आपकी इनकम 24,000 यूरो से कम है, पूरे साल 24,000 यूरो से कम है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है 50,000 यूरोस, शायद मैं मिस कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर, इतना ही है। अगर 50,000 यूरो से कम की आपकी प्रॉपर्टी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी 10,000 यूरोस की बनती है। अगर आप 10,000 यूरोस की आपकी प्रॉपर्टी बनती है और आपकी इनकम जो है वो 10,000 यूरोज़ है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। हाँ, अगर आपने एफबीआर में या अपने टैक्स रिटर्न्स में अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की तो वो भी अच्छा है। तो उसमें ये होगा कि आपको सिंपल एफबीआर का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें ये मेंशन कराना पड़ेगा कि स्पॉन्सर की या इस बंदे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसमें ये होगा कि आपको अलग से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो अलग से प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर करते हैं। तो बेहतर है कि आप तीनों डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। पहला एफआरसी, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट और तीसरा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। जब आपके ये तीनों डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आपने करना क्या है, इनको लेकर जाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। चाहे आप कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, जहाँ से भी हो, आप मोफा से इसको अटेस्ट कराओगे। अटेस्ट कराने के बाद एक और ख्वारी ये होती है कि फिर वही बात आ जाती है। मैं बार बार रीजन रीजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर रीजन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार एप्लीकेशन आपने फिल कर दी ऑनलाइन डेडलाइन से पहले, और कहेंगे कि अगली डेडलाइन, इस डेडलाइन से पहले पहले आपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड। ओरिजिनल भी अपलोड करना है और इस डेडलाइन से पहले ओरिजिनल, ट्रांसलेटेड और लीगलाइज्ड। अब आप तो पाकिस्तान में बैठे हो, आपका वीज़ा नहीं लगा, तो आप ट्रांसलेट और लीगलाइज कैसे कराओगे? तो ऐसे में आप करते हो कि पाकिस्तान से यहाँ पर आपका कोई जानने वाला कोई दोस्त है तो उसके नाम का एक अथॉरिटी लेटर बनवाते हो और वो डॉक्यूमेंट्स इस बंदे को भेजते हो। तो वो एम्बेसी जाता है या कॉन्सुलेट जाता है, आपके बिहाफ पर वो उसको ट्रांसलेट कराता है एम्बेसी या कॉन्सुलेट से। ट्रांसलेट करने के बाद एक ऑफिस होता है, इटालियन ऑफिस, परफतूरा कहते हैं, जहाँ से एक स्टैंप लगती है। स्टैंप लगती है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लीगलाइज हो गया, मतलब वो लीगल है, इटली में चलेगा। पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट इटली में तो नहीं चलेगा। इटली में वो लीगलाइज और ट्रांसलेट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट लीगल है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड और लीगलाइज है तो आप उसको स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करते हो। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए तब आओ, आके आराम से यहाँ पर उसको ट्रांसलेट लीगलाइज कराओ, नहीं तो सिंपली काफ ऑफिस जाओ, वहाँ से आप अपना एक ईसे वैल्यू बना के वो अपलोड कर दो। लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, जिस भी रीजन में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ का कॉल फॉर एप्लीकेशंस आप पढ़ लो, ताकि ये सारी चीज़ें आप वहाँ अच्छे से पढ़ोगे तो मिस नहीं करोगे। और आप मुझसे ये मत पूछना कि भाई इस रीजन का क्या है। देखो, मुझे हर रीजन का नहीं पता, इन जनरल चीज़ें पता हैं और अपने रीजन का बहुत अच्छे से पता है, और मुझे सारे रीजन्स का नहीं पता। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। बाकी ये आप यूज़ करो और इसको पढ़ो और फिर खुद से करो। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर के कोई लोग हैं, इंडियन से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश या यहाँ वहाँ से लोग अप्लाई करते हैं, तो मेरी पिछली वीडियोस देखकर वो भी कहते हैं कि हमें भी डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज और ट्रांसलेट कराने। देखो, ये लीगलाइज और ट्रांसलेट वाली ख्वारी ना जिस हम पाकिस्तानियों के गले पड़ी है। अब पाकिस्तानियों के गले इसलिए पड़ी है कि हमारी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है ना, इटली की एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो पाकिस्तान में है, वो हमें डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करके नहीं देती। अगर वो हमारी एम्बेसी या कॉन्सुलेट डॉक्यूमेंट्स हमारे वहीं से अपोस्टाइल करे तो हमें ये मिलान और रोम और परफतूरा की ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे भी बचेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। तो पाकिस्तानी के अलावा जो भी हैं वो अपनी कंट्री से ही अपोस्टाइल कराएं और जान छोड़ाएं। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको कितनी मिलती है और कैसे मिलती है? तो स्कॉलरशिप अमाउंट जो आपको मिलती है वो 7,600 यूरोस की मिलती है। अभी इस साल जो हमारे रीजन की स्कॉलरशिप है, मतलब हर रीजन की सेम ही होती है, तो उसमें नोटिफिकेशन में प्रॉपर लिखा है 7,600 यूरोस। अब 7,600 यूरोस आपको आते साथ ही नहीं मिल जाती, ये आपको इंस्टॉलमेंट पर मिलती है। इंस्टॉलमेंट पर मिलते हैं पैसे, और वो कुछ इस तरह मिलते हैं, जैसे ही आप आते हो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपका प्रोसेस ख़त्म, और उसके बाद आपकी रैंकिंग लगती है, पहली लिस्ट या दूसरी लिस्ट। अगर पहली लिस्ट में आपका येस आता है तो आपको नेक्स्ट लिस्ट में भी येस ही आएगा। अगर पहली लिस्ट में आपका येस आया है या नो आया है तो फिर आप देखो कि क्या वजह है कि आपका नो आया है। तो जो भी रीज़न होगा आप उसको क्लियर करते हो, डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करते हो या अपील करते हो। तो फाइनल रैंकिंग में आपका येस आया है। मोस्टली रैंकिंग जो है वो
पहली रैंकिंग लास्ट ईयर मैं अपने रीजन की बता रहा हूँ 27 अक्टूबर को लगी थी, और फाइनल रैंकिंग जो दूसरी थी वो 1 दिसंबर को लगी थी। तो लेट्स से 1 या 2 दिसंबर को रैंकिंग पब्लिश हो जाती है, आपका येस आया है, तो क्रिसमस तक आपको स्कॉलरशिप की पहली अमाउंट मिल जाएगी। और ये स्कॉलरशिप की भी एक शर्त है, रिक्वायरमेंट है। देखो, पहली इंस्टॉलमेंट आपको मिलती है वो बिना किसी क्रेडिट्स के मिलती है। आप आए हो, आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, 0 क्रेडिट आवर पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फिर उसके बाद जो मार्च में या फ़ेब के एंड में जो सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलती है, उसके लिए आपके पास 9 क्रेडिट्स होने चाहिए, 9 क्रेडिट्स। अगर एक एग्ज़ाम 6 का है तो आप 2 एग्ज़ाम दे दो, 12 क्रेडिट्स हो जाएंगे। तो इसी तरह आखिरी इंस्टॉलमेंट जो होती है, फाइनल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, फाइनल इंस्टॉलमेंट जो होती है वो आपको 30 क्रेडिट्स पर मिलती है। आपने जुलाई में या अगस्त से पहले पहले 30 क्रेडिट्स पूरे करना है। जैसे ही आपके 30 क्रेडिट्स पूरे हो जाते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप रिमेनिंग अमाउंट एक साथ आपको आपके अकाउंट में आ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो भाई ये था, बहुत ईज़ी करके मैंने आपके लिए नोट्स बनाए, बहुत ईज़ी करके सोचा आपको एक्सप्लेन करूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं आई तो फिर क्या ही कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, वस्सलाम।